हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के हिंदी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन है छ, झ, का और गा, था और धा या फिर फा और बा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, का और गा। अल्प प्राण की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसकी पहचान है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, अपकार या फिर उपकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुखी। सुखी में उपसर्ग का नहीं बल्कि बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उपकरण और उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अपकार में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। कपीस में दीर्घ संधि है। कपीस का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा कपि धन ईस। कपीस का संधि विच्छेद कपि धन ईस होगा। इसमें छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाकर बड़ी ई बना हुआ है। दीर्घ संधि की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें छोटा आ और बड़ा आ, जब छोटा आ या बड़ा आ से मिलता है तो बड़ा आ बनता है, और छोटी ई या बड़ी ई जब छोटी ई या बड़ी ई से मिलती है तो बड़ी ई से बनती है। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है। तो इसमें हम आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसमें बीच में बड़ी ई का मिलता है या फिर बड़ा ऊ मिलता है या फिर बड़ा आ मिलता है। अगर ये तीनों मिलते हैं तो समझ लो वह दीर्घ संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गय प्लस अक। गायक का संधि विच्छेद है गय प्लस अक। और संधि की बात करें तो यह अयाद संधि है। गायक अयादि संधि है। इसमें अय प्लस आ को मिलाकर आय बना हुआ है। जब ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो दोनों को मिला के आय बन जाता है। आय के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो उसको मिला के आय बन जाता है। ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो औ बनता है, और औ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो आओ बनता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञ, ज्ञान, वि या फिर अन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी। ज्ञान में बी उपसर्ग लगाकर विज्ञान शब्द बना है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक या फिर अक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अक। लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्विगु।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है। चौराहा का अर्थ होगा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। द्विगु समास की बात करें तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे ही द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें चार राहों के समूह में चार संख्यावाचक है, इसलिए चौराहा द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्विगु? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि। चक्रपाणी का अर्थ होगा चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु की बात की जा रही है। जब किसी अन्य की बात की जाती है तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम। संधि एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? राम फल खाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। इसमें अगर सकर्मक क्रिया की बात करें तो इसमें होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम फल खाता है। राम फल खाता है यह एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, और इसकी पहचान होती है जब हम क्या, किसे या किसको आदि शब्द लगाकर जब प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है तो उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम फल खाता है, इसमें अगर हम क्या लगा के प्रश्न पूछें राम क्या खाता है तो आंसर मिलता है कि राम फल खाता है। तो इस प्रकार से इसमें कर्म दिया हुआ है और यह सकर्मक क्रिया है। और संगीता मुस्कुराती है, इसमें हम क्या, किसे, किसको लगा के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। ना ही रीता पढ़ती है, वह आता है, ना ही इन तीनों में नहीं लग रहा है। इस प्रकार से यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, वैरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वैरी। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह। यह शब्द लगा के अगर वाक्य बना है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ की बात करें तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। क्या और कौन, ये जो दोनों हैं ये प्रश्नवाचक में आएंगे। ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्यु। मृत्यु एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपादान। अपादान का पहचान है जब कोई किसी से अलग होता है। वह घर से बाहर गया, इसमें वह घर से को छोड़ रहा है, घर से अलग हो रहा है, इस प्रकार से इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल, दावानल, बड़वानल या फिर कामानल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दावानल।
जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या फिर कृतज्ञ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंह का निवाला मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत आसान काम। मुंह का निवाला मुहावरे का अर्थ होता है बहुत आसान काम। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत, इति, अर्थ या फिर अध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इति। अथ का विलोम इति होता है। अगला प्रश्न है, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हास, साप, वाचाल या फिर गौड़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाचाल। मूक का विपरीतार्थक शब्द जो है वो वाचाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट, त, द, न? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट। त, द, न ये जो है दंत्य है, लेकिन ट दंत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमीय, सुधा, पीयूष या फिर रसाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसाल। अमी, सुधा, पीयूष ये तीनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन रसाल अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी, पुत्र, बंदर, मित्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदर। मरकट बंदर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? नूतन, प्राचीन, नव्य या फिर नवीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव या फिर समभाव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव होता है। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या फिर अतलदर्शी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने सपने को हकीकत बनाइए। जय हिंद।